नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का मॉडल सेट पेपर 3 के बारे में, जो कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम के लिए मॉडल सेट पेपर 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके हर एक क्वेश्चन में आपको ईजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा ताकि आप लोग वीडियो देखते देखते आपका याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते जाएगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड होकर आप सबके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी मानिए इस सेट से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर से आप सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग ये चीज गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेंगे, 19 क्वेश्चन रहेंगे टर्म 2 का जो आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसमें जो आप क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देख रहे हैं वो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, यानी दोस्तों उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें से केवल आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर देना है दोस्तों, केवल 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा, 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, अधिकतम जो है आपको 1 सेंटेंस में आपको आंसर को कंप्लीट करना है। जी हां दोस्तों, अधिकतर विद्यार्थी जो है वीडियोस को देख के बहुत सारे क्या कर रहे हैं, लॉन्ग आंसर बिना मतलब का वो लोग रट रहे हैं, जो कि यहां पे साफ साफ कहा गया है कि आप लोग 1 सेंटेंस में दीजिएगा अपने आंसर को। तो फालतू का आप लोग को लिखना नहीं है, जो पूछा जाए वही लिखिएगा और सटीक लिखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे को देख लेते हैं क्या कहा गया। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आपका 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और अधिकतम जो है 50 शब्दों में देना है, ठीक है। मोस्ट जो है आपको 50 वर्ड्स में ही आपको आंसर को लिखना है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और 15 से लेकर 19 तक जो है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और हर एक के लिए आपको इसमें कितने अंक दिए जाएंगे, 5 मार्क्स दिए जाएंगे और किसी 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है अधिकतम 100 शब्दों में। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है, जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखना है दोस्तों, एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस में आपको बना के लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियों का नाम लिखने के लिए कहा गया है, नेम द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां इस प्रकार है, पहला को कहते हैं आय विधि, फिर मूल्य वृद्धि विधि अथवा उसी को कहते हैं उत्पाद विधि भी कहते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है इस पर। और एक है आपका व्यय विधि जिसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, ठीक है। तो द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम आर एज फॉलोज, इनकम मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड और इसी को हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, और एक मेथड है जिसका नाम है क्या, एक्सपेंडिचर मेथड। बस आपको जो है 1 सेंटेंस में ही आंसर को अपना कंप्लीट करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए जो सेक्शन ए है उसमें 2 मार्क्स दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। फालतू का जो है वर्ड्स का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, जो पूछा जाए जितना पूछा जाए वही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन आप लोग जानते हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चंस में ही जो है अपना इंप्रेशन अच्छा दीजिएगा, जो पूछा जाए उसका आंसर सटीक दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण या भरण क्या है, व्हाट इज इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो एक सेंटेंस में हमें बनाकर लिखने बोला गया है, काफी बड़ा टॉपिक है ये, अगर इस पर बनाए तो एक वीडियो सेपरेट बन जाएगा, ठीक है। तो जो कहा गया उतना ही लिखना है, शॉर्ट में आप लोग का दिमाग में भी ये घुस जाएगा, ठीक है। क्या है आप लोग को ये जानना जरूरी है कि ये किसका समावेश है, ये आय के चक्रीय प्रवाह में ये समावेश है और ये क्या करता है दोस्तों, जो आपका चक्रीय प्रवाह है उसका आकार को क्या करता है, बढ़ा देता है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद इंजेक्शन इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द सर्कुलर फ्लो। आपको इतना ही लिखना है क्योंकि आपको शॉर्ट में बोला गया, एक ही सेंटेंस में लिखने बोला गया। एक चीज अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे सूत्र होता है इसका I प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है, I प्लस जी प्लस एक्स। यहाँ I का मतलब हो गया आपका विनियोग, G का मतलब हो गया आपका सरकारी क्रय और X का मतलब हो गया आपका निर्यात। ये याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, डिफाइन मनी, ठीक है। तो मैंने इस पर अलग से आप लोग का जो पिछले वीडियोस था, पिछला मॉडल सेट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुद्रा के कार्य के बारे में, आप लोग उसे भी एक बार देख लीजिए, काहे कि हर एक मॉडल सेट में मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। खास करके आर्ट्स स्ट्रीम वालों का ये क्वेश्चंस जो है ज्यादातर पूछा जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट में, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, कि मुद्रा इससे अभिप्राय है कि कोई ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में अथवा लेखे की इकाई के रूप में सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है, यानी जिसका हम लोग स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में हम लोग का रूपी जो है करेंसी है, तो रुपया जो करेंसी है हम लोग का, हम कहीं भी ले जाते हैं। हमको अगर सोना भी खरीदना है तो उससे सोना भी खरीद सकते हैं, हमको अगर अनाज खरीदना है तो उससे अनाज भी खरीद सकते हैं, यानी हर जगह उस पैसे का यूज किया जाता है और हर जगह उस चीज को एक्सेप्ट भी किया जाता है। किसके रूप में? करेंसी के रूप में जो है हमको वो आपका मान्यता दिया गया है, इसलिए हम हर जगह उस चीज का एक्सेप्ट किया जाता है और उसके बदले में हम वस्तु ले सकते हैं, ठीक है, या वस्तु बेच सकते हैं। तो दोस्तों वही क्या है? मुद्रा है। उसको एक सेंटेंस में बना के लिखा गया है कि इससे अभिप्राय कोई ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है, हर जगह यूज हो रहा है स्वतंत्र रूप से, तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में अथवा लेखे की इकाई के रूप में सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मनी, यहां पे हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखेंगे। मनी मीन्स एनी कमोडिटी विच इज फ्रीली यूज्ड एंड विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। बहुत जगह क्या करते हैं लोग, चेक का यूज करते हैं, डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, तो वो सब भी जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा कोई भी चीज जो सामान्य तौर पर हर जगह यूज किया जाता है, आपका परचेज और सेल के लिए हर जगह स्वीकृत किया जाता है, तो वो मनी कहा जाएगा, मुद्रा कहा जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हो दोस्तों, पूछा क्या गया है, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। तो स्वायत्त उपभोग, इसे उपभोग व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है जब क्या होता है, आपका इनकम जो होता है, आय जो होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इट इज डिफाइंड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो, ठीक है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मैंने एक उपभोग फलन का जो है आपको सूत्र बताया था, ठीक है, कंजम्पशन का एक कंजम्पशन इक्वेशन आपको बताया था। क्या बताया था? याद रखिएगा कि C इक्वल्स टू C बार प्लस BY बताए थे, ठीक है, जहां C का मतलब होता है उपभोग और ये जो आप C बार देख रहे हैं, ये देख रहे हैं C बार, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? स्वतंत्र उपभोग। इसी को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, याद रखिएगा। यहां B हो गया आपका क्या? B हो गया सीमांत उपभोग, ठीक है, और Y हो गया आपका क्या? आय का स्तर, लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो यहां पे आप जो C के ऊपर में बार देख रहे हैं, ठीक है, C बार जो है ये आपका स्वतंत्र उपभोग व्यय है। इसे उपभोग की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब आय यानी लोगों का इनकम क्या होता है दोस्तों? जब लोगों का इनकम जीरो होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं और इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर जो है समझ जाए कि ये बंदा अच्छे से जानता है, इस पर इसका कमांड अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कैसे भी डाउट रहे आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया? पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्ति, यह प्राप्ति या तो दायित्व उत्पन्न करती है अथवा संपत्तियों में क्या करती है दोस्तों? कमी करती है। कैपिटल रिसिप्ट, दिस रिसिप्ट आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और इसके बारे में अगर कभी लॉन्ग में पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, अभी इसमें नहीं लिखना, मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है, आप लोग के लिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि पूंजीगत प्राप्ति पूंजीगत खाते के अंतर्गत प्राप्ति होता है। पूंजीगत प्राप्तियों में बाजार से लिया गया उधार, ब्राह ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋण, अग्रिम वसूली तथा भविष्य निधि को शामिल किया जाता है। जैसे ऋणों की वसूली को हम क्या कहते हैं? रिकवरीज ऑफ लोन, ठीक है। उसके बाद उधार या अन्य देयता, ब्रोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। उसके बाद अन्य प्राप्तियां जैसे अदर रिसिप्ट्स वगैरह इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों? या तो ये दायित्व को उत्पन्न कर देता है या तो ये संपत्ति को कम कर देता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या? कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट, दिस रिसिप्ट आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, याद रखिएगा, ठीक है। बस एक ही सेंटेंस में बोला गया, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेक्शन ए का लास्ट जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया, आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट। तो ये ऑलरेडी जो है आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में,
तो यहाँ पे वही लिखना है। आयात का मतलब ही क्या होता है, विदेशी उत्पाद की खरीद और उन्हें अपने देश में ले आना, ठीक है। विदेश से हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, खरीद कर अगर अपने देश में लेकर आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। सीधा सीधी शब्द में जो सामान हम विदेश से खरीद कर अपने देश ले आते हैं उसे हम कहते हैं इंपोर्ट यानी आयात, और अपने देश से जो सामान दूसरे देश में बेचते हैं, ले जाया जाता है दूसरे देशों में, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट यानी निर्यात, ठीक है। तो यहाँ पे आयात पूछा गया तो हमें वही लिखना है कि अगर हम विदेश से कोई सामान खरीदे और अपने देश में ले आए तो उसे हम कहेंगे आयात यानी इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट इज परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग देम इनटू ऑन्स होम कंट्री, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि आयात जो होता है तैयार उत्पाद हो सकता है, जैसे क्या क्या, कार हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया। वे कच्चे माल, जैसे कच्चे माल भी होता है, जैसे जस्ता हो गया, तेल हो गया, लकड़ी, अनाज। आप लोग देख रहे हैं अभी यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है उसमें क्या हो जा रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे रसिया से ऑयल परचेज को लेकर, ठीक है, और अमेरिका से भी। तो अन्य कई देशों से इंडिया जो है डिपेंड रहता है ऑयल परचेज को लेकर, आपका फूड ग्रेन्स को लेकर के, बहुत सारे चीज को लेकर के इंडिया जो है दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है। इसलिए जो है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसा है तो हम लोग को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को देखने को मिल रहा है दिन ब दिन जो है आपका जो ऑयल है, आपका हर एक तेल का दाम जो है आपको आसमान पर चढ़ते हुए दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग के देश में जो है आयात जो है काफी ज्यादा किया जाता है, जिसके कारण से जो है भारतीय अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित होती है जब भी कोई भी देश के बीच आपसी तनातनी देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट्स कैन बी फिनिश प्रोडक्ट्स हो सकता है, कार, टीवी सेट, कंप्यूटर, और दे कैन बी रॉ मटेरियल सच एज जिंक हो गया, ऑयल, वुड और ग्रेन्स, ठीक है। हम लोग सबसे अधिक जो है आयात किस किस देश से करते हैं, सबसे ज्यादा आयात हम लोग करते हैं चाइना से, यूएसए से, यूएई से, स्विट्जरलैंड से और सऊदी अरबिया से करते हैं। याद रखिएगा, अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो आप लोग कुछ कुछ देश के नाम भी एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं। क्या, किससे किससे, यूएसए से, चाइना से, यूएई से, आपका स्विट्जरलैंड से, सऊदी अरबिया से, और भी कई देश है जिस देश से हम लोग आपका या तो हम लोग रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स दोनों ही जो हम लोग मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का, इस तरह से सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों हम लोग जो है सेक्शन बी देख लेते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और आपको इसमें से किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना। हालांकि मैं सभी को बता दूंगा, लेकिन आप लोग को एग्जाम में 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका मैक्सिमम वर्ड का जो लिमिट है, कितने शब्दों में आंसर को लिखना है, अपने 50 शब्दों में लिखना है। जो पूछा जाए वही लिखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक ब्राह्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग जानिए कि अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक होता है, मैंने क्या बताया था, अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 क्षेत्रकों में बांटा गया, प्रीवियस वीडियोस में बताया था। पहला होता है जिसको हम कहते हैं गृहस्थ परिवार, यानी इंग्लिश में कहेंगे उसको हाउस होल्ड। दूसरा होता है आपका फार्म, जिसे हम फार्म्स कहते हैं। तीसरा हो गया सरकार यानी गवर्नमेंट, और चौथा हो गया आपका ब्राह्य क्षेत्र जिसे एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपका दिया गया है ब्राह्य क्षेत्र, तो हो सकता है आपका गृहस्थ वाला पूछ दे, या फार्म वाला पूछ दे, या गवर्नमेंट वाला पूछ दे। तो आप लोग तीनों का ही तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग के लिए लेकर आऊंगा, या फिर टेलीग्राम में आप लोग का बीच जो है इसका आंसर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी जो हमको पूछा गया अर्थव्यवस्था का जो चौथा सेक्टर होता है, जिसे हम लोग ब्राह्य क्षेत्र कहते हैं, ब्राह्य क्षेत्र एक्सटर्नल सेक्टर जो कहते हैं, उसका आंसर यहाँ पे लिखने बोला गया, हम लोग उसी का आंसर लिखेंगे टू द पॉइंट, ठीक है। आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, इजी वर्ड में है, आप लोग अपने शब्द में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ब्राह्य क्षेत्र यानी एक्सटर्नल सेक्टर, यानी अपने देश के अलावा बाकी देशों से व्यापार से संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर में लिखेंगे, इसका तात्पर्य घरेलू देश यानी अपना इंडिया, ठीक है, का शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन से है, ठीक है। इस क्षेत्र का कार्य विश्व के अन्य देशों के से जो है व्यापार करना, यानी व्यापार कैसे करते हैं, आयात निर्यात करके, ठीक है, तथा विभिन्न देशों के बीच पूंजी प्रवाह करना। बाह्य क्षेत्र की माल और सेवाओं का निर्यात के लिए फार्मों, घरों और सरकार से राजस्व
प्राप्ति होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर के द्वारा अगर काम करते हैं आयात निर्यात का, तो उससे हमें क्या होता है, फार्म, घरों और सरकार को इससे राजस्व भी प्राप्त होता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, एक्सटर्नल सेक्टर इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द होम कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द फंक्शन ऑफ दिस सेक्टर इज टू ट्रेड विथ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट and flow of capital between different countries. The external sector receives revenue from farms, household and the government for export of goods and services। तो ये सिंपल वर्ड में अपने वर्ड्स में बना के आप लोग इसका आंसर को लिख सकते हैं। चलिए, जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, ज्यादा पढ़ा के इसका आंसर को नहीं लिखना, हमको 50 वर्ड में लिखने के लिए बोला गया है। थोड़ा मोड़ा वर्ड जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा बढ़ा के नहीं लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देख सकते हो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए मॉडल सेट पेपर 3 का हर एक क्वेश्चन ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया 9 में, व्यापार अधिक और व्यापार घाटे में अंतर क्या है। ठीक है, तो व्यापार अधिक और व्यापार घाटे में क्या अंतर है, ये पूछा गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, व्यापार अधिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, व्यापार अधिक का मतलब होता है व्यापार अधिशेष उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात से अधिक हो जाता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं के आयात से जब क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, याद रखिएगा तब। ठीक है, और व्यापार घाटा किसे कहते हैं, व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वस्तु और सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात से कम हो जाता है। वस्तु और सेवाओं के आयात से अगर कम होगा तो व्यापार घाटा होगा, और वस्तु और सेवाओं के आयात से अगर अधिक हो जाता है तो व्यापार अधिक होगा। ठीक है, इस चीज को ही बना के अपने वर्ड में लिख दीजिएगा, वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, पूंजीगत वस्तु की धारणा को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विद एग्जांपल। तो पूंजीगत वस्तु के बारे में कहा गया, तो क्या लिखेंगे आंसर दोस्तों, पूंजीगत वस्तु को अचल या मूर्त संपत्तियों के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है, जो एक व्यवसाय द्वारा तैयार उत्पादों या उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन करने के लिए खरीदी जाती है। अब इस लाइन को थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे क्या लिखा गया यहाँ पे, आप देखें कि जिसका उपयोग क्या करते हैं, तैयार उत्पादों या उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने जो है एक सिलाई मशीन खरीदा, क्या सिलाई मशीन से एक ही बार हम लोग सिलाई करके कपड़ा बना सकते हैं, शर्ट पैंट बना सकते हैं, या फिर अनगिनत बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग उपभोक्ता वस्तु का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर सकते हैं। यानी उससे हम क्या कर रहे हैं, एक बार अगर हम पूंजी को निवेश किए उस मशीन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे कई कपड़ों का सिलाई करके कई गारमेंट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग किस लिए उद्देश्य से उपयोग करते हैं दोस्तों, उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन के लिए खरीदी जाती है। हम लोग किसका उत्पादन के लिए खरीदते हैं, उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन के लिए जो हम लोग पूंजीगत वस्तु को खरीदते हैं। समझ में आ गया, सिलाई मशीनरी। तो इसी तरह से कई कुछ भी मशीन हो सकता है। ठीक है, ये टिकाऊ और जल्दी खराब नहीं होते हैं, ये टिकाऊ भी होता है और जल्दी कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके का चीज, इसका उपयोग पूंजी निर्माण और उत्पादन क्षमता को निर्धारित करने में किया जाता है। ये क्या करता है, किसी भी चीज का उत्पादन करने पूंजी का निर्माण होगा कि नहीं, ऑफकोर्स होगा। आप एक बार सिलाई मशीन इन्वेस्ट कीजिएगा पैसा को, तो उससे ना जाने आप कितना ज्यादा जो है पैसे को कमा सकते हैं, कितना कपड़ा आप सिलाई कर सकते हैं, वो आप ही जान सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो ये क्या करता है, इसका उपयोग पूंजी का निर्माण में और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के लिए आप क्या दे सकते हैं, भवन, बिल्डिंग, मशीनरी, उपकरण, वाहन, उपकरण आदि। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल गुड्स कहा जाएगा। एग्जाम्पल में आप लोग लिख दीजिएगा, आपका 3 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, ताकि जो चेक करने वाले रहेंगे वो समझ जाएंगे कि इस बच्चे ने जो है आसान और स्पष्ट भाषा में टू द पॉइंट लिखा है, जो कहा गया है, बकवास बात नहीं लिखा है। ठीक है, इजी वर्ड में लाया गया इसीलिए ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सके, क्योंकि अभी रटने का बहुत कम समय है, अपने शब्दों में लिखने का ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज आपका इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों अगर किसी को जो है अगर लाइव टेस्ट का प्रैक्टिस करना है तो प्लीज नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नए चैनल का, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओनली 200 सब्सक्राइबर ही है दोस्तों,
तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आप लोग के लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाया जाएगा। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट किए थे, प्लीज 1000 सब्सक्राइबर उस चैनल में कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मैं आप लोग के लिए ही उस चैनल में भी मेहनत कर सकूं, ठीक है। लेकिन उस पर भी आप लोग का कोई भी इनपुट आउटपुट किसी भी तरीके का कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा दुख लगता है कि जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं उन लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, वो लोग उस बात को भी नहीं मानते। तो चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस पूछा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल पूछा गया है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझाया हुआ था कि जब परस्पर स्वामित्व वाली वस्तुओं का आदान प्रदान की प्रक्रिया में क्रेता और विक्रेता दोनों का इच्छा क्या हो जाता है, पूरी हो जाती है, तो इसे दोहरे संयोग के रूप में जाना जाता है। दोनों पक्षों यानी विक्रेता और खरीदार को एक दूसरे के वस्तु को बेचने के लिए खरीदार के लिए जो है सहमत होना पड़ता है। बिना पैसे के सीधे माल का आदान प्रदान किया जाता है। किसका किया जाता है, सीधे माल का जो है आदान प्रदान किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग को पहले बताए थे कि एक व्यक्ति जिसके पास चावल है उसे गेहूं की जरूरत है, और दूसरा व्यक्ति जिसके पास गेहूं है उसे चावल की जरूरत है। तो जिसको जो चावल का जरूरत होगा उसको चावल दे देगा, जिसको गेहूं का जरूरत होगा उससे गेहूं ले लेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है एक दूसरे का जो जरूरत है पूरा हो जाता है आदान प्रदान करके, ठीक है, एक दूसरे को देके। तो फिर वे अपने माल का आदान प्रदान कर लिया, ठीक है, आदान प्रदान करेंगे। इस विनिमय को चाहतों के दोहरे संयोग के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, दोहरे संयोग के रूप में जानते हैं। मेरे पास चावल है और अगले के पास गेहूं है, मुझे जरूरत है गेहूं का, उसे जरूरत है चावल का, तो हम लोग यदि आपस में लेन देन कर लेंगे तो इसे हम कहते हैं इच्छाओं का दोहरा संयोग होना, यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देखे, इसका आंसर इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में इसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसमें 1000 लाइक अगर हमको इस वीडियो में देखने को मिलता है, मैं तब समझूंगा कि आप लोग को रियली जरूरत है इकोनॉमिक्स का वीडियोस को, वरना कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा जाएगा, प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटी कंजम्पशन एंड पोस्ट कंजम्पशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब मैं डायरेक्ट आप लोग को बता देता हूँ। प्रत्याशित यानी एक्स एंटी कंजम्पशन का मतलब होता है जो पहले से प्लानिंग किया गया हो, ठीक है, योजना किया गया हो। जैसे मुझे ये काम करने के लिए कि मैंने सोच के रखा है आज मुझे 10 आम खाना है, कितना आम खाना है, 10 आम तो आज पक्का मैं खा जाऊंगा, ठीक है, मैंने योजना बना के रखा हुआ है, ठीक है। और वही दोस्तों यथार्थ यानी एक्स पोस्ट कंजम्पशन यानी एक्चुअल जो होता है कंजम्पशन हम लोग किसे कहेंगे, मैंने सोच के रखा था कि आज 10 आम खाऊंगा, लेकिन जब खाने की पारी आई तो मैं कितना आम खा पाया, ज्यादा से ज्यादा 3 ही आम खा पाया। तो जो मैंने पहले प्लानिंग करके रखा था कि आज 10 आम खाऊंगा, वो हो गया आपका क्या, एक्स एंटी कंजम्पशन यानी प्रत्याशित उपभोग कहेंगे, ठीक है। और जो मैंने एक्चुअल में किया, ठीक है, उसे हम कहेंगे यथार्थ उपभोग, उसे हम क्या कहेंगे, यथार्थ उपभोग। तो ये आपका आंसर में लिखा गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एकदम शॉर्ट में आप लोग को समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को भी टाइम बच जाए, ठीक है, और मैं भी आगे आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियोस जो है तैयार करके ला पाऊं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा गया दोस्तों, देख सकते हैं, सार्वजनिक वस्तु क्या है, यह निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है, व्हाट इज पब्लिक गुड्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड्स। तो सार्वजनिक जो होता है वस्तु से तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो सभी के लिए उपलब्ध है, जो सभी के लिए उपलब्ध है, और एक व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग दूसरे के लिए इसकी उपलब्धता को कम या समाप्त नहीं करता है। यह सरकार द्वारा समाज को प्रदान किए जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण क्या क्या है, जैसे शिक्षा क्या एक व्यक्ति विशेष को मिलता है या सभी के लिए है, शिक्षा सभी के लिए, बुनियादी ढांचे हो गया, प्रकाश स्तंभ हो गया, बाढ़ नियंत्रण का प्रणाली हो गया, तेज हवा, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्या ये जितने भी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, या ये केवल क्या एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सभी के लिए। तो जो सभी के लिए होगा वही सार्वजनिक होगा। स से सार्वजनिक, स से सभी के लिए। तो आप लोग कुछ एग्जांपल्स को याद करके आप लोग लिखिएगा ताकि आपका एग्जामिनर समझ जाए कि आप लोग को इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप लोग समझ जाते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर को लिख पाएंगे, ठीक है। सार्वजनिक तथा निजी वस्तु के में जो है अंतर भी पूछा गया है, तो 2 अंतर हम लोग लिख देंगे इसमें, क्या कि सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक तौर पर किया जाता है, किस तौर पर किया जाता है, सामूहिक तौर पर, जबकि निजी वस्तुओं का उपभोग किस पर किया जाता है, निजी तौर पर किया जाता है, सीधा सीधी बात है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, सार्वजनिक वस्तुओं का उद्देश्य सार्वजनिक एवं समाज कल्याण होता है, किसका, सार्वजनिक एवं समाज के कल्याण के लिए होता है, जब तथा उपभोग की पूर्ति करना होता है, इसका क्या होता है,
और उपभोग का जो है पूर्ति भी करना होता है, किसका, सामाजिक वस्तु का। लेकिन दोस्तों वही निजी वस्तु का जो है उद्देश्य निजी कल्याण की पूर्ति तक ही सीमित है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर बना के आपको लिख देना है। इसी चीज को जो है इंग्लिश में यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया गया, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं क्या पूछा गया, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार है। तो दोस्तों व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा गया है, व्हाट आर इट्स टाइप भी यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, ऑलरेडी मैंने इस पर जो है सेट 1 पे बताया हुआ था, सेट 1 में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए दोस्तों सेट 1 और सेट 3 में जो क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है वो काफी ज्यादा संभावना हो जाता है कि आपका क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि व्यापार शेष का अर्थ क्या होता है। वह मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उसका मतलब होता है व्यापार शेष व्यापारिक शेष है, एक वर्ष के दौरान शेष विश्व से होने वाली व्यापारिक सौदों को स्पष्ट से दिखाता है, स्पष्ट रूप से क्या करता है, दिखाता है। इसका तात्पर्य है वस्तु के आयात एवं निर्यात में अंतर से। मैन इसका यहाँ पे आंसर है कि इसका तात्पर्य होता है वस्तुओं के आयात और निर्यात में अंतर से। ठीक है, यानी VOT इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, VX माइनस VM। दैट मीन्स क्या हो गया, जहां जो है दोस्तों V का मतलब हो गया आपका निर्यात की गई वस्तु का मूल्य, और VM का मतलब हो गया, VX का मतलब हो गया निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य, और VM का मतलब हो गया आयात की गई वस्तुओं का मूल्य। यहाँ पे X होगा दोस्तों, छूट गया, आप लोग यहाँ पे X नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो VX का मतलब हो गया निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य, और VM का मतलब हो गया आयात की गई वस्तुओं का मूल्य। इस तरह से आंसर को लिख देना है। और इसका जो है आपका टाइप्स भी पूछा गया, तो याद रखिएगा व्यापार संतुलन के प्रकार का अगर बात करें तो 3 प्रकार जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है अनुकूलन व्यापार संतुलन, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनफेवरेबल डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। और साम्य व्यापार संतुलन, इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। इसका नीचे इंग्लिश में भी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, काफी ज्यादा लंबा हो चुका वीडियो। नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आपको सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।